Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ चेंज मेरी लग रही होगी आपको। देखिए, साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 2 आरबीएससी 12th बुक से लेकर आया हूं। 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके पास रीट एग्ज़ाम के लिए 118 दिन ही बचे हुए हैं। तो साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे प्रश्न मिलेंगे, नए प्रश्न मिलेंगे और हो सकता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली आज के टेस्ट में से क्वेश्चन आ जाए। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 15 में से एक भी क्वेश्चन आ जाता है ना, और अगर वो गलत कर दिया तो फिर दिमाग में हर बार आएगा कि यार वीडियो तो देखा तो था लेकिन पूरा नहीं देखा था। शुरू करते हैं इस वीडियो को साथियों। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 1 क्या है? कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? आनुवांशिकता से, प्रशिक्षण एवं अनुभव से, साक्षात्कार से और परामर्श से। मित्रों, सही आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 में क्या रहेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बताइए राइट आंसर जी। जिन भी विद्यार्थियों ने दूसरे विकल्प का चयन किया है वो बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण लेने से और अनुभव से ही कौशल को अर्जित कर सकते हो आप। आनुवांशिकता से नहीं होगा, साक्षात्कार लेने से नहीं होगा, परामर्श से भी कुछ नहीं होगा। मित्रों, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उस चीज़ का अनुभव करना पड़ेगा, तब ही कौशल अर्जित आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है शिक्षा मनोविज्ञान में, संप्रेषण में, संगठन में और खेल मनोविज्ञान में। तो साथियों, सीखने के अनुभवों की व्याख्या कि व्यक्ति जो सीखता है उसके जो अनुभव है उसकी व्याख्या अगर हम बात करें तो वो होती है शिक्षा मनोविज्ञान में, एजुकेशन साइकोलॉजी जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो या कहते हो। मित्रों, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ भी चुका है, वापस आ सकता है। याद है तो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, और नहीं याद रहे तो याद कर रख लेना। बुलिमिया एक रोग है जिसमें व्यक्ति को भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है और प्यास कम लगती है। तो साथियों, राइट आंसर बताइए प्रश्न 3 में। देखिए, बुलिमिया में क्या होता है, व्यक्ति को भूख बहुत अधिक लगती है, वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, उसको यही पता नहीं होता कि मैं कितना खा चुका हूँ। साथियों, विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 3 में। प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है? कोमर द्वारा बताए गए 4D में कौन सा सही है? विसामान्यता, खतरा, अप्रक्रिया और उपयुक्त सभी। तो जो कोमर ने 4D बताए हैं उसमें विसामान्यता भी है, 4D में खतरा भी है, अप्रक्रिया भी है, मतलब उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा ही विकल्प राइट। प्रश्न नंबर 5 मित्रों, 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? दुर्भीति, मनोग्रस्ती बाध्यता, कायरूप विकार और आतंक विकार। तो दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं होना चाहिए, वो आंसर बताना है यहाँ। साथियों, जो दुश्चिंता विकृति है उसमें दुर्भीति भी आता है, मनोग्रस्ती बाध्यता भी है, आतंक विकार भी है, लेकिन कायरूप विकार ऐसा कोई दुश्चिंता विकृति में नहीं आएगा। तो मित्रों, समझ गए होंगे आप
5वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको सही करना मतलब बहुत बड़ी बात है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हवा से दुर्भीति एरोफोबिया, भीड़ से दुर्भीति ओक्लोफोबिया, ऊंचाई से दुर्भीति एक्रोफोबिया, और आग से दुर्भीति हाइड्रोफोबिया। तो मित्रों राइट आंसर बताना है प्रश्न 6 में। देखिए, हवा से दुर्भीति एरो 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 एयर मतलब हवा, तो एरोफोबिया हवा से दुर्भीति, इसे आप याद रख सकते हो। बिल्कुल सही है ये। भीड़ से दुर्भीति ओक्लोफोबिया कहलाती है, ऊंचाई से दुर्भीति एक्रोफोबिया कहलाती है। लेकिन मित्रों जो हाइड्रोफोबिया, जो आग से दुर्भीति है, ये क्या है? गलत है ये। क्योंकि हाइड्रोफोबिया का मतलब तो पानी से दुर्भीति होता है, और यहाँ तो क्या लिखा हुआ? आग से दुर्भीति। मतलब प्रश्न नंबर 6 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। मित्रों 7वां क्वेश्चन है, दबाव का सामना करने के लिए कौन सी तकनीकें लेजारस एवं फोकमैन द्वारा दी गई है? समस्या केंद्रित, संवेग केंद्रित, बायोफीडबैक, एक व दो दोनों। बताया राइट आंसर प्रश्न संख्या 7 में। साथियों इसका सही आंसर है चौथा विकल्प, एक व दो दोनों ही सही है। क्योंकि इन्होंने दबाव का सामना करने के लिए समस्या केंद्रित बताया, संवेग केंद्रित बताया है, इसलिए एक व दो दोनों ही सही रहेगा प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, किसी व्यक्ति का स्व संप्रत्यय निर्मित होता है व्यक्तिगत पहचान द्वारा, सामाजिक पहचान द्वारा, सांस्कृतिक पहचान द्वारा, और उपरोक्त सभी प्रकार से। तो मित्रों राइट आंसर बताइए प्रश्न 8 में क्या रहेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति का जो स्व संप्रत्यय है वो उसका निर्माण व्यक्तिगत पहचान से भी होता है, सामाजिक पहचान से भी होता है, सांस्कृतिक पहचान से भी होता है। मतलब यहाँ पर भी 8वें क्वेश्चन में चौथा ही विकल्प सही रहेगा। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी चौथा ही विकल्प सही था। चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के भिन्न 3 प्रकार जैसे गोलाकृतिक व्यक्तित्व, आयताकृतिक व्यक्तित्व और लंबाकृतिक व्यक्तित्व, तो ये तीनों ही प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? कार्ल युंग, शेल्डन, फ्रीडमैन और रोजनमैन। बताया राइट आंसर साथियों, गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक, ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसने बताए हैं? देखिए, फ्रीडमैन ने तो टाइप ए और टाइप बी बताया था, फ्रीडमैन ने और रोजनमैन ने दोनों ने टाइप ए और टाइप बी बताया था। कार्ल युंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया था। लेकिन साथियों जो शेल्डन है, इन्होंने ही गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक जैसे भागों में व्यक्तित्व का डिवाइडेशन किया। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 9 में। ये भी सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, कौन से परीक्षण का अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया है जिसे CAT कहा जाता है? कथानक संप्रत्यय परीक्षण, रोर्शिया इंक ब्लॉक टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण और स्थिति परक परीक्षण। तो साथियों ये डीपली क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर बताओ आप। तो देखिए, वो जो परीक्षण है जिसका अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया है जिसे CAT भी कहा जाता है, तो ये परीक्षण है कथानक संप्रत्यय परीक्षण। अब CAT किसे कहा जाता है? देखो आप, बच्चों के लिए जिसका निर्माण किया ना उसको CAT कहा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कौन से परीक्षण का अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया, तो अनुकूलन किया था कथानक संप्रत्यय परीक्षण का। देखिए, जिसको आप बाल अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हो, CAT। तो ये जो परीक्षण है इसका निर्माण
कथानक संप्रत्यय परीक्षण, जिसको आप TAT के नाम से जानते हो। तो साथियों प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझिएगा। CAT का बारे में आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि CAT का निर्माण किसके आधार पर है। तो CAT का निर्माण टेट के आधार पर है। किसके आधार पर है? टेट के आधार पर। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक जिस सिद्धांत पर आधारित है के जनक कौन है? हर्मन रोडशा, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जुंग और हेंस आइंजैक। अब ये भी इतना उलझा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो कि जो प्रक्षेपी तकनीकें हैं व्यक्तित्व मापन की, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों जैसे ही मैं नाम बताऊंगा आपको, आप तुरंत आंसर बता दोगे। तो मित्रों ये जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, ये है मनोविश्लेषण के सिद्धांत पर। अगर आपको यही पता नहीं है कि ये किस सिद्धांत पर है तो आप आंसर भी नहीं दे पाओगे। तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है और इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन पूछने का तरीका आप समझिए। सिगमंड फ्रायड राइट आंसर रहेगा प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, आइंजैक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में सम्मिलित है। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सावयिक स्थिरता, अस्थिरता, मनस्तापिता और सभी। तो मित्रों राइट आंसर देना है प्रश्न 12 में। देखिए हेंस आइंजैक का क्वेश्चन भी आ चुका है, 2018 में इसका क्वेश्चन आया था कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता किसने बताया, तो वहाँ हेंस आइंजैक राइट आंसर था। साथ ही इसने सावयिक स्थिरता और अस्थिरता भी बताई थी, लेकिन बाद में एक और तीसरा प्रकार भी जोड़ दिया गया, मनस्तापिता। तो इस प्रकार ये जो हेंस आइंजैक की व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है उसमें ये तीनों ही कारक वर्तमान में है। तो चौथा विकल्प आपका सही है साथियों ये तीनों ही चीजें हेंस आइंजैक की व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में सम्मिलित है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 12 में। प्रश्न नंबर 13, व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है आपको साथियों। पहला है कथन, व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। दूसरा है कथन, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन से है। तीसरा है कथन, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा की पर्सोना से लिया गया है। और चौथा है, जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है। साथियों असत्य कथन बताना है आपको प्रश्न 13 में कि कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा प्रथम विकल्प क्या है कि व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। ये असत्य नहीं है, सत्य है। क्योंकि कोई चीज़ आप एक बार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी पर्सनैलिटी है। कोई भी चीज़ हो अगर आप लगातार करते हो तब वो उस आपके व्यक्तित्व में सम्मिलित होती है। दूसरा है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन है। ये भी सही है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। ये भी सही है। लेकिन जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है, ये गलत है। क्यों है ये गलत? क्योंकि किसी को देखकर आप बता नहीं सकते हो कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है नहीं है, बुद्धिमान है नहीं है, मूर्ख कितना है, इसकी क्या क्या हॉबीज़ है, क्या क्या व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें हैं, बाहर से देखकर आप नहीं बता सकते हो। तो मित्रों चौथा विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु और उत्पादन। देखिए गिलफोर्ड के सिद्धांत में 3 तत्व है, 3 पद है। संक्रिया है, विषय वस्तु है, उत्पादन है। लेकिन लाभ जैसा पद इन्होंने नहीं बता रखा है। तो मित्रों फिर कौन सा सही रहेगा यहाँ पर आंसर? दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 14 में। अंतिम और 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही एक फैमिली बनना होता है। हमारी फैमिली की भाई यूट्यूब की फैमिली इतनी बड़ी हो गई, मुझे विश्वास नहीं था 80,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को वापस पुनः कि भाई आप लोग मुझसे जुड़े, मेरे ऊपर विश्वास किया और ये विश्वास बनाए रखे सिर्फ एग्ज़ाम तक। आपको फील होगा कि हाँ भाई हम सही जगह थे। प्रश्न नंबर 15 है, एक बालक की तैतिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी।
80, 100, 120 और 1.2। देखिए, आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है तो पहले आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र याद होना चाहिए। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, तो मानसिक आयु है 12 वर्ष, 33 की मतलब वास्तविक आयु है 10 वर्ष इंटू 100। तो निकाल लीजिए 0 से 0, 12 इंटू 10 बराबर 120। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 15 में। तो साथियों, ये आज के 15 क्वेश्चन थे। एक और टेस्ट बहुत ही जल्द, मतलब कुछ ही समय बाद एक और टेस्ट आपके आ जाएगा, तो उसको भी आप जरूर अटेंड करिएगा साथियों। और जैसे ही विज्ञप्ति आएगी 5-5 टेस्ट आएंगे आपके रोजाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वापस आप सभी लोगों को वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।